नमस्कार दोस्तों, अभी 1206 ईस्वी का समय है और मैं कुतुबुद्दीन ऐबक आपका नई वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने दिखाया था कि गौरी साहब जाते जाते मुझे दिल्ली की सत्ता सौंप गए हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरा दिल्ली सल्तनत ऐसे ही दिखाएंगे ताकि पेपर में जब क्वेश्चन आए तो दिमाग में तुरंत ब्रेन बोट याद आ जाए। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये बात याद रखना, ये मैंने जारी किए थे। ये है सिकंदरी गज। ऐसे 10 दुर्ग भी मेरे एक सैनिक के एक बाल के बराबर नहीं है। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सबसे भरोसेमंद सेनापति था। ये वही ऐबक था जो कभी उसके दरबार में अमीर अखूर यानी घुड़साल का प्रमुख हुआ करता था। कुछ बातें जो आपको ऐबक के बारे में याद रखनी चाहिए, जैसे ऐबक को लोग कुरान ख्वान भी कहते थे क्योंकि उसे पूरा कुरान कंठस्थ था। उसका स्वभाव बेहद उदार था, इसलिए इतिहास में उसे लाख बख्श और हातिम द्वितीय के नाम से जाना गया। उसने अपनी राजधानी लाहौर में रखी और वहीं से शासन चलाया। दोस्तों, मैंने कभी खुद को औपचारिक रूप से सुल्तान नहीं कहा है और मैंने अपने नाम से सिक्के भी जारी नहीं किए हैं। दिल्ली सल्तनत से ज्यादातर क्वेश्चन निर्माण कार्यों से आते हैं कि कौन सी चीज किसने बनाई। भाइयों देखो, तुम्हारा भाई आज क्या बनवा रहा है, एक मीनार। गेस व्हाट, इसका नाम मैंने अपने नाम पे कुतुब मीनार रख दिया। और यहाँ देखो, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बनवा रहा हूँ, याद रखना, पेपर में पूछ सकते हैं। अजमेर में उसने संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। दोस्तों, ऐबक का शासन ज्यादा लंबा नहीं चला। 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह बना, लेकिन वो कमजोर साबित हुआ और कुछ ही समय में इल्तुतमिश ने उसे हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इल्तुतमिश। मुझे ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि मैंने ही सल्तनत को स्थिर और संगठित किया है। सबसे पहले उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की और यहीं से एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी की। उसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना 1221 में हुई, जब मंगोल शासक चंगेज खान जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक पहुंच गया। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से मदद मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने समझदारी दिखाते हुए उसे शरण नहीं दी। मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता क्योंकि मैं मंगोलों से सीधा टकराव नहीं चाहता। तुम आपस में खुद निपटो। इस तरह इल्तुतमिश ने भारत को मंगोलों के कहर से बचाया। इल्तुतमिश ने अपने सबसे भरोसेमंद 40 तुर्क अमीरों का एक समूह भी बनाया, जिसे दल चालीसा कहा जाता है। इल्तुतमिश ने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए। उसने इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित किया, जिसमें जमीन अधिकारियों को दी जाती थी और बदले में वे कर वसूल कर सेना और प्रशासन चलाते थे। उसने आर्थिक सुधार करते हुए चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। दोस्तों, ये देखो मेरे हाथ में क्या है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये बात याद रखना, ये मैंने जारी किए थे। 1229 में उसे खिलत प्राप्त हुई, यानी कि अब्बासी खलीफा से आधिकारिक मान्यता मिली। उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि दी गई, जो उसके शासन की वैधता का सबसे बड़ा प्रमाण था। निर्माण कार्यों में उसने कुतुब मीनार की आगे की मंजिलें पूरी कराई। उसे मकबरों का पिता भी कहा जाता है क्योंकि उसने भारत का प्रथम मकबरा सुल्तान गढ़ी मकबरा बनवाया था। उसने कुतुब मीनार के पास दिल्ली में अपना मकबरा बनवाया। उसने बदायूं में जामा मस्जिद व नागौर में आतारकिन का दरवाजा बनवाया। दोस्तों, अभी 1236 का समय है, मेरा जाने का टाइम आ गया है। मैं रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। यहां तक वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अभी लिख दें। दोस्तों, इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठती है रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक। रजिया ने आते ही पहले परंपराओं को तोड़ा। वो पर्दे में नहीं रहती थी, बल्कि खुले दरबार में बैठकर शासन करती थी।
और पुरुषों की तरह कुबा और कुलाह पहनती थी। लेकिन यही बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई। उसने योग्यता के आधार पर पद दिए, जिसमें याकूत नामक अधिकारी को ऊंचा स्थान मिला, और यही उसके खिलाफ षड्यंत्र का कारण बन गया। एक बार भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया दिल्ली को छोड़कर खुद विद्रोह को दबाने भटिंडा की तरफ रवाना हुई, मगर अल्तूनिया ने रजिया को हराकर उसको ही बंदी बना लिया। रजिया ने आखिर में बाद में अल्तूनिया से ही विवाह कर लिया। इधर भटिंडा का विद्रोह दबाने निकली रजिया के जाते ही दिल्ली में सरदारों ने विद्रोह कर दिया। भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया और रजिया ये खबर सुन के दिल्ली की ओर रवाना हुई, मगर लेकिन जब वो दिल्ली लौट रहे थे, रास्ते में लुटेरों ने उन दोनों की हत्या कर दी। इतिहासकार मिन्हाजुस सिराज लिखता है कि उसका स्त्री होना ही उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बना। रजिया के बाद सत्ता कमजोर हाथों में चली जाती है। गद्दी पर बैठता है नासिरुद्दीन महमूद, लेकिन ये शासक पूरी तरह धार्मिक जीवन में लीन था। वो खुद टोपी सिलता था। असल में शासन की सारी शक्ति उसके वजीर बलबन के हाथ में थी। आखिरकार 1266 में सत्ता में आता है गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गियासुद्दीन बलबन। बलबन वो शासक जो अफ्रीकी बॉडीगार्ड रखता था। बलबन ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले दल चालीसा को खत्म कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि यही लोग सुल्तान की शक्ति को कमजोर करते हैं। उसने राजत्व के सिद्धांत को पूरी तरह बदल दिया। उसने कहा, सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, और खुद को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा। आज से मैं हंसी मजाक पर रोक लगा रहा हूँ। दरबार में सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की जाएं और नौरोज उत्सव मनाना शुरू किया जाए। बलबन ने रक्त और लौह नीति अपनाई, यानी विद्रोहियों के लिए कोई दया नहीं। उसने जासूसी व्यवस्था को मजबूत किया और सेना के लिए अलग विभाग बनाया, जिसे दीवाने अर्ज कहा गया। बंगाल में जब विद्रोह हुआ तो उसने इतनी कठोर कार्रवाई की कि विद्रोह पूरी तरह समाप्त हो गया। बलबन ने कोई खास निर्माण कार्य नहीं करवाया। दोस्तों, ये थे गुलाम वंश के प्रमुख शासक। गुलाम वंश का आखिरी शासक क्यूमार्स था। गुलाम वंश के पतन के बाद जब जलालुद्दीन खिलजी सत्ता में आया, तब उसकी उम्र करीब 70 साल थी। इतनी उम्र में गद्दी पर बैठना ही अपने आप में अनयूजुअल था, लेकिन उससे भी ज्यादा अलग थी उसकी सोच। जहां बलबन जैसे शासक कठोरता और डर के बल पर शासन चलाते थे, वहीं जलालुद्दीन ने एक बिल्कुल उल्टा रास्ता अपनाया। साथियों, मैं हूं खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। मेरी नीति कठोरता और डर के बल पर शासन करने की नहीं है, बल्कि मैं तो बड़ी उदारता से अपने फैसले करता हूं। अब आप भी थोड़ी उदारता दिखाइए। इस वीडियो को लाइक करके अभी शेयर कर दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर शासक था। उसके शासनकाल की शुरुआत ही सैन्य गतिविधियों से होती है। जलालुद्दीन ने अपने शासन के शुरुआती वर्षों में ही राजस्थान की ओर ध्यान दिया। सबसे पहले उसने 1291 ईस्वी में रणथंभौर क्षेत्र के पास स्थित एक किले झैन या आयना दुर्ग पर आक्रमण किया। ये हमला रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि रणथंभौर उस समय चौहानों के अधीन एक बहुत मजबूत किला था, जहां हम्मीर देव चौहान का शासन था। लेकिन ये किला इतना मजबूत था कि ऊपर से किलेबंदी और चौहान सेना के प्रतिरोध के कारण जलालुद्दीन को पीछे हटना पड़ा। उसने हार नहीं मानी। 1292 में फिर से हमला किया, लेकिन इस बार भी उसे सफलता नहीं मिली और उसे वापस लौटना पड़ा। यहीं से उसकी एक सोच सामने आती है। वो बेवजह अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसका एक प्रसिद्ध कथन भी मिलता है। दोस्तों, पीछे दिख रहा है ये रणथंभौर का किला। ऐसे 10 दुर्ग भी मेरे एक सैनिक के एक बाल के बराबर नहीं है। इससे साफ दिखता है कि वो किले जीतने से ज्यादा अपने सैनिकों की सुरक्षा को महत्व देता था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, मंगोल आक्रमण। मंगोल उस समय पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे थे। जलालुद्दीन के समय अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर हमला किया, लेकिन यहां जलालुद्दीन की असली सैन्य क्षमता सामने आती है। उसने मंगोलों को हराकर पीछे हटा दिया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि मंगोलों को हराना आसान नहीं था। इसके बाद कुछ मंगोल समूह भारत में ही बस गए, जिन्हें नव मुस्लिम कहा गया। इन्हें दिल्ली के पास बसाया गया। आज का मंगोलपुरी उसी का उदाहरण माना जाता है। अब जलालुद्दीन का असली चरित्र सामने आता है। उसने विद्रोहियों को कठोर दंड देने के बजाय उन्हें माफ किया। आपको एक इंटरेस्टिंग घटना बताता हूं।
एक बार उसने कुछ लुटेरों को उसने पहले दावत पर बुलाया, फिर उन्हें पकड़कर एक नाव में बैठाकर उस क्षेत्र से बाहर भिजवा दिया। मतलब वो सजा भी देता था, लेकिन बिना खून खराबे के। जलालुद्दीन सिर्फ एक शासक नहीं था, वो एक थिंकर भी था। उसने साफ कहा, शासन जनता के समर्थन से चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं मानता हूं कि भारत को पूरी तरह से इस्लामिक राज्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ हिंदू आबादी ज्यादा है। ये सोच उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस्ड थी। लेकिन इतिहास में हर नीति की एक कीमत होती है। जलालुद्दीन की उदारता धीरे धीरे उसके खिलाफ जाने लगी। दरबार के अमीर और कुलीन उसे कमजोर समझने लगे। उन्हें लगा कि ये सुल्तान कठोर निर्णय नहीं ले सकता। जलालुद्दीन ने जिसे अपने सबसे करीब रखा, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसका अंत बनता है। अलाउद्दीन खिलजी, उसका भतीजा और दामाद, पहले उसकी मदद करता है, उसकी सेना का हिस्सा बनता है और फिर 1296 में उसकी हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ जाता है। उसका बचपन का नाम था अली गुरशास्प। शुरुआत में उसे कड़ा का सूबेदार बनाया गया था। यहीं से उसके अंदर एक सपना पैदा होता है, विश्व विजय का सपना। आइए अब उसके युद्ध अभियानों के बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन का पहला बड़ा कदम था 1299 के आसपास गुजरात पर आक्रमण। कहानी यहां से इंटरेस्टिंग होती है। गुजरात के राजा करण बघेला थे। कहा जाता है कि उनके ही एक मंत्री माधव ने अलाउद्दीन को निमंत्रण दिया, यानी अंदर से ही रास्ता खोल दिया गया। अलाउद्दीन ने अपने 2 सेनापतियों उलूग खान और नुसरत खान को भेजा। युद्ध हुआ, राजा भाग गया और रानी रंगा देवी ने जौहर किया। जौहर क्या होता है? जब हार निश्चित हो जाती है तो महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को अग्नि में समर्पित कर देती हैं। इस अभियान में एक और बड़ा मोड़ आता है, जो है सोमनाथ मंदिर पर कब्जा और वहां की मूर्तियां दिल्ली ले जाने की कोशिश। सबसे इंपॉर्टेंट, यहीं से अलाउद्दीन को मलिक काफूर मिलता है, जिसे उसने लगभग 1000 दीनार में खरीदा लिया। यही मलिक काफूर आगे चलकर उसका सबसे बड़ा सेनापति बनता है। अब अलाउद्दीन का अगला लक्ष्य था रणथंभौर पर कब्जा 1301। यहां के शासक थे हम्मीर देव चौहान। इस युद्ध के पीछे कई कारण थे। पहला, हम्मीर देव ने कर देना बंद कर दिया था। दूसरा, जलालुद्दीन की पुरानी हार का बदला लेना। इस हमले का एक और भी कारण था। दोस्तों, मैं हूँ मंगोल सरदार मोहम्मद शाह। मुझे अलाउद्दीन की बेगम चिमना देवी से टूरू लव हो गया है। जी हाँ, कहते हैं मंगोल सरदार को अलाउद्दीन की बेगम चिमना देवी से टूरू लव हो गया। ऑब्वियसली अलाउद्दीन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उसे पकड़ने के लिए सेना भेजी। उस मंगोल को पकड़ के मेरे सामने लाओ। उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरी बेगम पर ही आंख रखे। और वो भागकर रणथंभौर चला गया। उधर हम्मीर देव ने भी उसे शरण दे दी। अब ये अलाउद्दीन खिलजी को सीधी सीधी चुनौती थी। युद्ध शुरू हुआ, सेनाएं आमने सामने आई, लेकिन शुरुआत में अलाउद्दीन को नुकसान हुआ क्योंकि सेनापति नुसरत खान मारा गया। फिर वही हर बार की तरह भारतीय गद्दार अपनी आदत से मजबूर अंदर से विश्वासघात करते हैं। हम्मीर देव के सेनापति रणमल और रणपाल साथ छोड़ देते हैं। अंत में 1301 में किला जीत लिया गया। यहाँ भी वही हुआ, यानी केसरिया और जौहर। केसरिया क्या होता है? जब पुरुष अंतिम युद्ध के लिए केसरिया वस्त्र पहनकर मरने तक लड़ते हैं। और जौहर आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब आता है सबसे चर्चित युद्ध, चित्तौड़ 1303। यहां का शासक है रावल रतन सिंह। इस युद्ध के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे गुजरात अभियान के समय खिलजी की सेनाओं से टैक्स लिया गया। रत्न सिंह के मंत्री राघव चेतन द्वारा भी खिलजी को हमले के लिए निमंत्रण दिया गया था। और सबसे प्रसिद्ध कथा रानी पद्मावती, जो आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहानी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में लिखी थी। लेकिन ध्यान रखिए, इतिहासकार इसे पूरी तरह तथ्य नहीं मानते। जब युद्ध हुआ, सेनापति गोरा और बादल ने वीरता दिखाई, लेकिन अंत में वही जौहर और केसरिया किया गया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। अब कहानी जुड़ती है गुजरात से। जब अलाउद्दीन सोमनाथ की मूर्तियां लेकर लौट रहा था, जालौर के शासक कान्हड़ देव ने उन्हें लूट लिया। ये बात अलाउद्दीन को चुभ गई। पहले युद्ध हुआ, जब खिलजी की सेना भारी पड़ने लगी तो फिर संधि हुई,
कान्हड़ देव ने अपने बेटे वीरम देव को खिलजी के दरबार भेजना मंजूर किया। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा को वीरम देव से प्रेम हो जाता है। कान्हड़ देव को यह मंजूर नहीं था। उसने अपने बेटे को वापस बुला लिया। अब ये सिर्फ युद्ध नहीं रहा, व्यक्तिगत अपमान भी जुड़ गया। अलाउद्दीन ने फिर हमला किया। 1308 में सिवाना किला, 1311 जालौर पर कब्जा कर लिया गया और नाम बदल दिए। सिवाना का खैराबाद, जालौर का कर दिया जलालाबाद। अब अलाउद्दीन उत्तर भारत से संतुष्ट नहीं था। उसकी नजर थी दक्षिण की संपत्ति पर, और यहां काम आता है उसका सबसे बड़ा हथियार, मलिक काफूर। 1306-7 में पहला आक्रमण देवगिरी पर किया जाता है। वहां का राजा रामचंद्र देव, जो यादव वंश से था, बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देता है। फिर 1308 में वारंगल पर हमला किया जाता है। ऐसे ही काकतीय वंश का राजा प्रताप रुद्रदेव भी बिना लड़े आत्मसमर्पण कर देता है और मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा देता है। 1310 में द्वार समुद्र पर आक्रमण करके राजा वीर बल्लाल III को बिना ज्यादा संघर्ष के हरा दिया जाता है। 1311 में मदुरई, जो पांड्य राज्य था, वहां हमला करके राजा वीर पांड्य को हराया जाता है। यहां भी भारी लूट हुई। इन सभी अभियानों का श्रेय जाता है मलिक काफूर को, जो पहले एक हिंदू था, बाद में इस्लाम स्वीकार किया और अलाउद्दीन का सबसे भरोसेमंद सेनापति बना। दोस्तों, मेरी इन जीतों को याद रखना कौन सी कब हुई थी, क्योंकि इनकी क्रोनोलॉजी को लेकर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, जब लोग अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुनते हैं तो उन्हें युद्ध याद आते हैं, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़। लेकिन सच ये है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं, उसका सिस्टम था। उसने बड़े लेवल पर सेना में सुधार किए। आइए डिटेल में बताता हूं। पहले सैनिकों को जागीर या लूट से पैसा मिलता था, जिससे उनकी वफादारी भी अनिश्चित रहती थी। लेकिन अलाउद्दीन ने यह सिस्टम खत्म किया और नकद वेतन यानी कैश सैलरी शुरू कर दिया। अब सैनिक सीधे सुल्तान पर निर्भर थे, मतलब लॉयल्टी सीधी केंद्र यानी सेंट्रल अथॉरिटी से जुड़ गई। उसने एक और बड़ा बदलाव किया। युद्ध में जो लूट मिलती थी उस पर खम्स लागू किया। पहले क्या होता था, सैनिक 80% रखते थे और राजा को 20% देते थे। अलाउद्दीन ने उल्टा कर दिया, 80% हिस्सा राज्य का, 20% हिस्सा सैनिकों का। इससे खजाना मजबूत हुआ और सेना कंट्रोल में आ गई। दोस्तों, ये देखो, मैंने सेना को नियमित ट्रेनिंग देनी शुरू करी है। अब सेना हर टाइम युद्ध के लिए तैयार रहती है। हर सैनिक का हुलिया डिस्क्रिप्शन दर्ज किया गया ताकि फर्जी भर्ती ना हो। और सबसे फेमस रिफॉर्म, घोड़ों पर दाग लगाना शुरू किया। अब हर घोड़े पर निशान होता था। कोई भी सिपाही कमजोर घोड़ा दिखाकर धोखा नहीं दे सकता था। फिर उसने किए बाजार सुधार। अब सोचो, इतनी बड़ी सेना को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सस्ता राशन और कंट्रोल्ड मार्केट। यहीं पर अलाउद्दीन जीनियस साबित हुआ। इतिहासकार जैसे जियाउद्दीन बरानी, अमीर खुसरो और इब्ने बतूता बताते हैं कि अलाउद्दीन ने बाजार को 3 हिस्सों में बांट दिया: अनाज मंडी यानी ग्रेन मार्केट, सराय ए अदल यानी क्लॉथ मार्केट, घोड़े, पशु और दासों का बाजार। अब हर चीज का रेट तय था। कोई व्यापारी मनमानी नहीं कर सकता था। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए उसने बनाया दीवाने रियासत, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट्स। यहां सभी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होता था। फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग किरदार, शहनाए मंडी, मार्केट कंट्रोलर। ये सिर्फ अधिकारी नहीं था, ये एक तरह का कोतवाल प्लस स्पाई था। अगर कोई व्यापारी चीटिंग करता, सजा तुरंत मिलती थी। और एक और स्मार्ट सिस्टम, परवाना नवीस, लाइसेंस ऑफिसर। ये तय करता था कि कौन कितना सामान खरीद सकता है, यानी ब्लैक मार्केटिंग भी खत्म। अब अलाउद्दीन ने सबसे बड़ा कदम उठाया, इक्तेदार प्रणाली को कमजोर कर दिया। पहले जमीन इक्तेदार के पास होती थी, वो टैक्स वसूलते थे और बीच में ही फायदा खा जाते थे। अलाउद्दीन ने क्या किया, बहुत सारी जमीन को खालसा घोषित कर दिया, मतलब सीधा केंद्र सरकार के नियंत्रण में। अब टैक्स सीधे सुल्तान तक पहुंचता था। सबसे सख्त कदम, गंगा यमुना दोआब में 50% टैक्स। ये बहुत भारी था, लेकिन इससे खजाना भर गया। और टैक्स वसूली के लिए बनाया दीवाने मुस्तखराज, जो बकाया टैक्स तक वसूल करता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट, उसके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को पढ़ते हैं।
मैं दिल्ली में एक सिरी दुर्ग का निर्माण करवा रहा हूं। मंगोलों के लगातार आक्रमणों से मैंने ये समझ लिया है कि हमें एक मजबूत, सुरक्षित और संगठित राजधानी की जरूरत है। पीछे देखो, पूरा जोर शोर से काम चल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने दिल्ली में एक नई राजधानी बसाई। सिरी को उसने सिर्फ एक किले के रूप में नहीं बनाया था, बल्कि ये उसकी सैन्य शक्ति का केंद्र था। मंगोलों के लगातार आक्रमणों ने उसे ये समझा दिया था कि एक मजबूत, सुरक्षित और संगठित राजधानी की जरूरत है। इसलिए सिरी किले की दीवारें बेहद मजबूत बनाई गईं और इसके अंदर सैनिकों के रहने, हथियार रखने और प्रशासन चलाने की पूरी व्यवस्था की गई। ये किला उसके साम्राज्य का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स बन गया। अब इतनी बड़ी राजधानी और विशाल सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पानी की व्यवस्था। इसी समस्या को हल करने के लिए उसने हौज खास का निर्माण करवाया। ये एक विशाल जलाशय था जिसे उस समय हौजे इलाही कहा जाता था। इसका उद्देश्य सिर्फ पानी जमा करना नहीं था, बल्कि पूरे सिरी शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराना था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी इसे पुनर्निर्मित करवाया, जिससे हमें इसकी ऐतिहासिक महत्ता का अंदाजा लगता है। ये मध्यकालीन भारत में जल प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। अब अगर वास्तुकला की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अलाई दरवाजा। ये दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है और इसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। पहली बार इसमें सच्चे मेहराब यानी ट्रू आर्च और गुंबद का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया गया। लाल पत्थर और सफेद संगमरमर का संयोजन इसे और भी आकर्षक बनाता है। ये केवल एक दरवाजा नहीं था, बल्कि ये दिखाता था कि उस समय की वास्तुकला कितनी उन्नत हो चुकी थी। इसी के साथ अलाउद्दीन ने एक भव्य दरबार भवन भी बनवाया, जिसे 1000 सुतून कहा जाता था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये एक विशाल हॉल था जो अनेक स्तंभों पर टिका हुआ था। यहीं पर सुल्तान अपने अमीरों, अधिकारियों और प्रतिनिधियों से मिलता था। अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। उसने कुतुब मीनार से भी ऊंचा एक मीनार बनाने का सपना देखा, जिसे अलाई मीनार कहा गया। उसका उद्देश्य था कि वो कुतुब मीनार से दोगुना ऊंचा निर्माण करे और अपनी शक्ति का प्रतीक बनाए। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु के बाद ये निर्माण अधूरा ही रह गया। आज भी इसका आधार हमें उसकी अधूरी महत्वाकांक्षा की याद दिलाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। मेरे बारे में आपने सब जान लिया है। अब आप पढ़िए तुगलक वंश के बारे में। दोस्तों, खिलजी वंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत एक नए मोड़ पर खड़ी थी। सत्ता तो बदली, लेकिन सवाल वही था, क्या ये सल्तनत टिक पाएगी? इसी दौर में उभरता है एक नया वंश, तुगलक वंश, 1320 से 1413, जो बनेगा सल्तनत का सबसे शक्तिशाली और सबसे विवादित अध्याय। दोस्तों, मेरा नाम है गयासुद्दीन तुगलक। मैंने ही 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की है। इसको पहले गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। एक सैनिक से सुल्तान बनने तक का उसका सफर आसान नहीं था, लेकिन सत्ता संभालते ही उसने सल्तनत को मजबूत करने पर ध्यान दिया। उसने दिल्ली के पास एक विशाल और मजबूत किले का निर्माण करवाया, तुगलकाबाद फोर्ट, जो सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि उसकी शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक था। उसके शासन में सल्तनत की सीमाएं सुरक्षित हुईं और प्रशासन व्यवस्थित हुआ। लेकिन उसका शासन ज्यादा समय तक नहीं चला। 1325 में उसके बेटे जोना खान, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, उसने एक लकड़ी का महल बनवाया, जिसके नीचे दबकर गियासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है और गद्दी पर बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अगर कोई शासक सबसे ज्यादा रहस्यमयी, सबसे ज्यादा बुद्धिमान और साथ ही सबसे ज्यादा विवादित माना जाता है, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे उसकी शुरुआती नाम जौना खां या उलू खां के नाम से भी जाना जाता था। ये सिर्फ एक शासक नहीं था, बल्कि अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान भी माना जाता है। उसे खगोल शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र और दर्शन का गहरा ज्ञान था। वो फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत और उर्दू जैसी कई भाषाओं का जानकार था। कहा जाता है कि जितना बड़ा उसका दिमाग था, उतनी ही बड़ी उसकी सोच भी थी। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी सोच जमीन पर टिक नहीं पाती थी। उसकी शासनकाल को समझना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एक साथ प्रतिभा और विफलता दोनों दिखती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसके सबसे चर्चित प्रयोग की, टोकन मुद्रा। उस समय पूरी दुनिया में चांदी की कमी हो रही थी और उसके लगातार युद्धों और दानशीलता के कारण खजाना भी खाली हो चुका था।
दोस्तों, मैं एक नया प्रयोग करने जा रहा हूं। मैं तांबे के सिक्कों को चांदी के सिक्कों के बराबर घोषित कर रहा हूं। मैंने तो अब अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने का ट्राई किया है। अब देखो आगे क्या होता है। जरा सोच बहुत आधुनिक थी, बिल्कुल आज की पेपर करेंसी जैसी। लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। सरकार नकली सिक्कों को रोक नहीं पाई। दोस्तों, गेम तो उल्टी पड़ गई है। बताओ यार, लोगों ने अपने घरों में ही सिक्के बनाने शुरू कर दिए। बाजार में असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया और देखते ही देखते पूरी अर्थव्यवस्था बिखर गई। अंत में उसे ये फैसला वापस लेना पड़ा और लोगों को असली चांदी के बदले नकली सिक्के भी लौटाने पड़े, जिससे खजाना और खाली हो गया। दोस्तों, अब मैं एक और बड़ा प्रयोग करने जा रहा हूं। अब हम अपनी राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट कर रहे हैं। यह फैसला मैंने इसीलिए लिया ताकि उत्तर और दक्षिण भारत को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। सिद्धांत सही था, लेकिन उसे लागू करने का तरीका गलत था। लोगों को जबरदस्ती दिल्ली से दौलताबाद भेजा गया। हजारों लोग रास्ते में ही मर गए। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि यह निर्णय गलत था और उसे राजधानी वापस दिल्ली लानी पड़ी। यह फैसला उसकी सबसे बड़ी प्रशासनिक गलतियों में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं उसकी कर नीति की। उसने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कर को लगभग 50% तक बढ़ा दिया ताकि राज्य की आय बढ़ाई जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय वहां भयंकर अकाल पड़ गया। किसान पहले ही परेशान थे, ऊपर से इतना भारी कर। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने विद्रोह कर दिया और खेती छोड़कर भागने लगे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि अंत में सुल्तान को खुद किसानों को कर्ज देना पड़ा, बीज देना पड़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके सैन्य अभियानों की बात करें तो वहां भी उसकी कहानी कुछ अलग ही है। जब मंगोल शासक तर्माशिरिन ने भारत पर हमला किया तो उसने युद्ध करने के बजाय उसे धन देकर वापस भेज दिया। ये निर्णय कुछ लोगों को कूटनीतिक लगता है तो कुछ इसे कमजोरी मानते हैं। इसके बाद उसने खुरासान अभियान की योजना बनाई। उसने सेना को एडवांस में वेतन भी दे दिया, लेकिन युद्ध कभी हुआ ही नहीं और ये पूरा अभियान बिना लड़े ही खत्म हो गया। फिर आता है कराचिल अभियान, जिसे कुमाऊं हिमालय क्षेत्र में चलाया गया था। यह अभियान इतना विनाशकारी साबित हुआ कि कहा जाता है पूरी सेना में से सिर्फ 3 सैनिक ही जिंदा लौट पाए। निर्माण कार्यों में भी उसका योगदान महत्वपूर्ण था। उसने दिल्ली में जहां पनाह शहर बसाया, जो पुरानी और नई दिल्ली को जोड़ने का प्रयास था। इसके अलावा उसने आदिलाबाद किला भी बनवाया, जो उसकी सैन्य सोच को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, इतनी बुद्धिमत्ता और इतने बड़े बड़े विचारों का क्या फायदा जब इतिहास ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। ब्रिटिश इतिहासकार माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उसे पागल तक कह दिया। इतिहासकार बदायूनी ने तो यहाँ तक कहा कि जब उसकी मृत्यु हुई तो लोगों को उससे राहत मिली। 1351 में जब वो सिंध में एक अभियान चला रहा था, वहीं उसकी मृत्यु हो गई और उसके साथ खत्म हो गया एक ऐसा अध्याय जो शायद भारतीय इतिहास का सबसे अनोखा और सबसे विरोधाभासी अध्याय था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत एक बार फिर अस्थिरता के दौर में थी। विद्रोह, आर्थिक संकट और प्रशासनिक अव्यवस्था ने पूरे साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। ऐसे समय में सत्ता संभालता है उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कोई महान विजेता नहीं था, लेकिन वो एक समझदार प्रशासक जरूर था। उसका उद्देश्य अब विस्तार नहीं बल्कि टूटती हुई सल्तनत को संभालना था। उसके शासन के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है तारीख फिरोज शाही और उसकी अपनी रचना फुतुहाते फिरोज शाही से, जिनमें उसने अपने कार्यों और नीतियों का वर्णन किया है। दोस्तों, मैं हूं फिरोज शाह। मैंने आते ही सबसे पहले प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया। मैंने शासन को इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार चलाने का निर्णय लिया और शरीयत कानून को सख्ती से लागू किया। उसकी कर व्यवस्था भी पूरी तरह संगठित और धार्मिक आधार पर थी। उसने कई पुराने कर समाप्त कर दिए और केवल 4 मुख्य करों को बनाए रखा। पहला था खराज, जो भूमि कर था और फसल का एक निश्चित हिस्सा लिया जाता था। दूसरा था ज़कात, जो मुसलमानों की संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर था। तीसरा था जजिया, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। और चौथा था खम्स, जो युद्ध में प्राप्त लूट का 5वां हिस्सा होता था। इन 4 करों के अलावा बाकी लगभग 24 करों को समाप्त कर दिया गया, जिससे कर प्रणाली सरल तो हुई, लेकिन धार्मिक आधार पर भेदभाव भी बढ़ गया। भाइयों,
मेरे बारे में चाहे कुछ और याद रखना चाहे ना, बस ये जरूर याद रखना कि मैंने ही नहरों का विशाल जाल बिछाया था। तो ये पेपर में कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं। उसकी नहरों के बारे में जानकारी हमें इतिहासकार याह्या सिर हिंदी की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही से मिलती है। इनमें प्रमुख नहरें थीं यमुना से हिसार तक, सतलुज से पंजाब क्षेत्र तक, घग्घर से फिरोजाबाद तक, जिनसे सूखे क्षेत्रों में भी खेती संभव हो पाई। उसने अपने शासन की आय का आकलन करने के लिए हिसामुद्दीन नामक अधिकारी को पूरे राज्य का दौरा करने भेजा। लगभग 6 वर्षों तक चले इस सर्वे के बाद ये निष्कर्ष निकला कि राज्य की वार्षिक आय लगभग 6 करोड़ 75 लाख टंका थी। इससे पता चलता है कि उसका प्रशासन आर्थिक रूप से काफी व्यवस्थित था। उसने सैनिक व्यवस्था में भी उसने बड़े बदलाव किए। उसने नकद वेतन देने की प्रथा समाप्त कर दी और सैनिकों को जमीन यानी जागीर देना शुरू किया, जिसे वजह कहा जाता था। सेना में पदों को वंशानुगत बना दिया गया, जिससे सैनिक अपने पद अपने परिवार को दे सकते थे। शुरुआत में इससे स्थिरता आई, लेकिन धीरे धीरे इससे सेना कमजोर और भ्रष्ट हो गई। दोस्तों, एग्जाम के लिए यह भी याद रखना कि मैंने गुलामों की संख्या भी बहुत बढ़ा दी थी और उनके लिए एक अलग विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। ये विभाग पूरी तरह गुलामों के प्रबंधन के लिए था, लेकिन इतने बड़े स्तर पर गुलामी को बढ़ावा देना भी भविष्य में प्रशासन के लिए बोझ बन गया। निर्माण कार्यों में फिरोज शाह तुगलक का नाम सबसे आगे आता है। उसने कई नए शहर बसाए। हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद और फिरोजाबाद जैसे शहर उसी की देन हैं। दिल्ली में उसने फिरोजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। उसके समय में कई महत्वपूर्ण इमारतें भी बनी, जैसे खाने जहां तिलंगानी का मकबरा, जो भारत का पहला अष्टकोणीय मकबरा माना जाता है। इसके अलावा उसके पुत्र फतेह खान का मकबरा भी उसी काल में बना। उसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया और प्राचीन अशोक स्तंभों को टोपरा और मेरठ से लाकर दिल्ली में स्थापित किया, जो उसकी ऐतिहासिक समझ को दर्शाता है। उसने सिक्कों में भी बदलाव किए और छोटे मूल्य के नए सिक्के जारी किए, जैसे आधा जीतल और चौथाई जीतल, जिससे लेन देन आसान हो सके। लेकिन दोस्तों, मेरी नीतियों में थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने हर चीज को बहुत ज्यादा वंशानुगत बना दिया है। प्रशासन, सेना और जागीर सब कुछ परिवारों में बंट गया है और धीरे धीरे शासन कमजोर होता जा रहा है। खैर, मुझे पता है मेरे टाइम पे ऐसा साइकिल नहीं था। मैं इस पे इसलिए बैठा हूँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे। फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश लगातार कमजोर होता गया। अंत में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में स्थिति इतनी खराब हो गई कि 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। दिल्ली को लूटा गया, हजारों लोगों की हत्या हुई और सल्तनत लगभग समाप्त हो गई। तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली की सत्ता लगभग खत्म सी हो चुकी थी। 1398 में तैमूर के भयंकर आक्रमण ने दिल्ली को पूरी तरह तबाह कर दिया था। ऐसे समय में एक नए वंश का उदय होता है, सैयद वंश। दोस्तों, मैं हूं खिजर खान, सैयद वंश का संस्थापक। मैंने 1414 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया है। हम सैयद पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं। वैसे मैं तो खुद को तिमूर का गवर्नर मानता हूं। खिज्र खान ने तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक से दिल्ली की सत्ता छीन ली थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसकी शक्ति सीमित थी, इसलिए उसने अपने नाम से नहीं बल्कि तैमूर के नाम पर सिक्के चलवाए और खुतबा भी उसी के नाम से पढ़वाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सैयद वंश पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था, बल्कि एक तरह से तैमूर की सत्ता का प्रतीक मात्र था। खिज्र खान के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा और मुबारकाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना की। उसने विद्रोहों को दबाने और प्रशासन को स्थिर करने का प्रयास किया, लेकिन सैयद वंश की कमजोरी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी। दोस्तों, मैं हूं इस वंश का आखिरी शासक और सच बताऊं, मैं थोड़ा कमजोर शासक हूं। मेरे से लड़ाई वड़ाई नहीं होती। अगर कोई हमला हुआ, मैं तो बिना लड़े ही दिल्ली की गद्दी छोड़कर बदायूं चला जाऊंगा। आई डोंट केयर। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण घटना होती है। सरहिंद के गवर्नर हामिद खान ने अफगान सरदार बहलोल लोधी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि बहलोल लोधी पहले अलाउद्दीन आलम शाह के अधीन एक सेनापति के रूप में कार्य कर चुका था।
इस पूरे इतिहास की जानकारी हमें तारीख़ मुबारक शाही से मिलती है, जिसे याह्या बिन अहमद सिरहिंदी ने लिखा था। 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश का अंत हो गया। इसी के साथ शुरू हुआ लोधी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश साबित हुआ। एक अफगान सरदार जो कभी सिर्फ एक साधारण सैनिक था, अब दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका था। बहलोल लोधी का शासन करने का तरीका बाकी सुल्तानों से अलग था। वो अपने अमीरों के साथ राजा जैसा व्यवहार नहीं करता था, बल्कि उन्हें अपने बराबर मानता था। कहा जाता है कि वो अपने सरदारों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता था और उनकी सलाह को महत्व देता था। यही कारण था कि अफगान सरदार उसके साथ मजबूती से खड़े रहे। उसने बहलोल नाम के सिक्के चलवाए, जो उसकी सत्ता की पहचान बने। बहलोल लोधी ने सिर्फ गद्दी संभालने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने जौनपुर जैसे शक्तिशाली राज्य को अपने अधीन कर दिल्ली सल्तनत को फिर से मजबूत करने का प्रयास किया। समय बीतता है और अब गद्दी संभालता है उसका पुत्र सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी एक अनुशासित, सख्त और कुशल प्रशासक था। उसने महसूस किया कि दिल्ली से शासन करना उतना प्रभावी नहीं है, इसलिए उसने आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। यह निर्णय केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि रणनीतिक भी था, क्योंकि आगरा से पूरे उत्तर भारत पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सकता था। सिकंदर लोधी ने प्रशासन को सुदृढ़ किया, कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाया और राजस्व प्रणाली को संगठित किया। देखो दोस्तों, ये है सिकंदरी गज। इसे मैंने भूमि मापन के लिए लागू किया है। इसका हमें बहुत फायदा हुआ है। अब इससे कर वसूली अधिक ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। हालांकि उसकी धार्मिक नीतियां काफी कठोर थीं, जिसके कारण उसे एक सख्त शासक के रूप में भी जाना जाता है। सिकंदर लोधी के शासनकाल में सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला। उसके वजीर मियां भुआ ने दिल्ली में मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया। इसी वजीर ने संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद भी कराया, जिसे फरहंगे सिकंदरी नाम दिया गया। ये उस समय के ज्ञान के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। सिकंदर लोधी ने दिल्ली में अपना मकबरा भी बनवाया, जो वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे भारत का पहला दोहरे गुंबद वाला मकबरा माना जाता है, जिसके चारों ओर दीवारें बनी हुई थीं। ये शैली आगे चलकर मुगल वास्तुकला में भी दिखाई देती है। समय के साथ लोधी वंश अपने अंतिम चरण में पहुंचता है और गद्दी पर बैठता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी एक साहसी योद्धा था, लेकिन उसका स्वभाव कठोर और जिद्दी था। उसने अपने ही अमीरों को नाराज कर दिया और उनकी सलाह को नजरअंदाज किया। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। उस समय भारत में कई शक्तिशाली शासक उभर रहे थे। मेवाड़ में राणा सांगा का प्रभाव बढ़ रहा था, जबकि मध्य एशिया के फरगना क्षेत्र से बाबर भारत की ओर नजरें गड़ाए हुए था। सन 1517 में खटोली का युद्ध हुआ। ये युद्ध इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच सीधी टक्कर थी। इब्राहिम लोधी की सेना संख्या में बढ़ी थी, लेकिन राणा सांगा की सेना में जबरदस्त उत्साह और युद्ध कौशल था। युद्ध के मैदान में राजपूतों ने इतनी भयंकर टक्कर दी कि लोधी सेना हिल गई। कहा जाता है कि इस युद्ध में राणा सांगा गंभीर रूप से घायल भी हुआ। उसका एक हाथ कट गया और पैर में भी चोट आई, लेकिन इसके बावजूद उसने युद्ध भूमि नहीं छोड़ी। यही कारण था कि उसकी छवि एक अजेय योद्धा की बनने लगी। खटोली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हार का सामना करना पड़ा। यह हार केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि दिल्ली सल्तनत की गिरती हुई शक्ति का संकेत भी थी। अब राजपूत शक्ति खुलकर दिल्ली सल्तनत को चुनौती देने लगी थी। इसके बाद सन 1518 में बाड़ी यानी धौलपुर का युद्ध हुआ। एक बार फिर इब्राहिम लोधी और राणा सांगा आमने सामने थे। इस युद्ध में भी राणा सांगा ने अपनी युद्ध नीति और साहस का परिचय दिया। राजपूत सेना ने लोधी सेना पर भारी दबाव बनाया और इब्राहिम लोधी की स्थिति कमजोर पड़ती चली गई। इन युद्धों के बाद उत्तर भारत की राजनीति पूरी तरह बदलने लगी। दिल्ली का सुल्तान कमजोर दिखने लगा और दूसरी तरफ राणा सांगा की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती गई। और इसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर बाबर भारत की ओर बढ़ने लगा। अब आने वाला था इतिहास का वो युद्ध जिसने भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इस युद्ध को हम अगली वीडियो में दिखाएंगे, जिसमें हम पूरा मुगल काल एक ही वीडियो में कवर करेंगे, बिल्कुल इसी तरह।
जैसे कि अभी तक हमने इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों को अच्छे से कवर कर लिया है। अब आखिर में समझते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षाओं में यहीं से सबसे ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ऊपर होता था सुल्तान। सुल्तान ही राज्य का सर्वोच्च शासक था। वही सेना का प्रमुख, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी और पूरे प्रशासन का केंद्र होता था। हालांकि सिद्धांत रूप में वो इस्लामी कानून यानी शरीयत के अनुसार शासन करता था, लेकिन वास्तविकता में उसकी शक्ति लगभग निरंकुश होती थी। सुल्तान की सहायता के लिए एक केंद्रीय मंत्री परिषद बनाई गई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद था नायब ए ममलिकत। इसे सुल्तान का उपशासक भी कहा जा सकता है। जब सुल्तान कमजोर होता था या किसी अभियान पर होता था, तब यही व्यक्ति पूरे शासन को संभालता था। इसके बाद आता था सबसे महत्वपूर्ण मंत्री, वजीर। वजीर वित्त विभाग का प्रमुख होता था और पूरे राज्य की आय व्यय पर नजर रखता था। भूमि कर, राजस्व, खजाना सब कुछ उसी के नियंत्रण में होता था। वजीर के अधीन 2 महत्वपूर्ण अधिकारी कार्य करते थे। पहला, मुशरिफ ममलिक, ये राज्य की आय और खातों का रिकॉर्ड रखता था। दूसरा, मुस्तौफी ममलिक, इसका काम खातों की जांच करना यानी ऑडिट करना था। आज की भाषा में कहें तो यह सरकारी लेखा परीक्षक जैसा पद था। अब बात करते हैं सेना विभाग की। इसका प्रमुख होता था आरिज ममलिक। यह सैनिकों की भर्ती, घोड़ों की जांच, हथियारों और सेना के संगठन का काम संभालता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था यानी दाग प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की व्यवस्था भी इसी विभाग से जुड़ी थी। इसके बाद आता है दीवाने इंशा। ये राज्य का पत्राचार विभाग था। राजकीय आदेश, पत्र और घोषणाएं यहीं से जारी की जाती थीं। विदेश विभाग को कहा जाता था दीवाने रसालत। ये दूसरे राज्यों के साथ संबंध और राजनयिक मामलों को संभालता था। धार्मिक मामलों के लिए था सद्र उस सुदूर। ये इस्लामी संस्थाओं, मदरसों, मस्जिदों और धार्मिक दान की देखरेख करता था। जबकि न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था काजी उल कुजात। ये पूरे सल्तनत का मुख्य काजी यानी चीफ जस्टिस होता था। इनके अलावा भी कई महत्वपूर्ण पद थे, जैसे वकील दर, जो शाही महल और घरेलू व्यवस्था का प्रमुख होता था। अमीर हाजिब, दरबार की व्यवस्था और शाही समारोहों को नियंत्रित करता था। अमीर आखुर, शाही अस्तबल और घोड़ों का प्रमुख था। और सरे जानदार, सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। अब बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य बहुत विशाल था, इसलिए इसे कई प्रांतों में बांटा गया था। इन प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। इक्ता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्थाओं में से एक थी। इस व्यवस्था की शुरुआत भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हुई, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप से इल्तुतमिश ने विकसित किया। इक्ता वास्तव में भूमि का एक प्रशासनिक और राजस्व क्षेत्र होता था। सुल्तान अपने अधिकारियों और सैनिकों को वेतन के बदले ये इक्ताएं सौंप देता था। इन इक्ताओं का प्रमुख कहलाता था इक्तेदार या मुक्ति। उसका काम था कर वसूलना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर सेना उपलब्ध कराना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इक्तेदार उस भूमि का मालिक नहीं होता था, वो केवल सुल्तान की ओर से उसका प्रशासक होता था। सल्तनत काल में इक्तेदारों पर नियंत्रण रखने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ये राजस्व की जांच करते थे ताकि इक्तेदार विद्रोह न कर सकें। प्रांतों के नीचे जिले होते थे जिन्हें शिक कहा जाता था। इनका प्रमुख होता था शिकदार। इसका काम कानून व्यवस्था बनाए रखना और सैनिक नियंत्रण रखना था। शिक के नीचे आता था परगना। परगना स्तर पर आमिल कर वसूली करता था और स्थानीय प्रशासन संभालता था। सबसे नीचे था गांव। गांव प्रशासन में मुखिया, पटवारी और स्थानीय पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण गांव ही सल्तनत की आय का सबसे बड़ा स्रोत थे। तो दोस्तों, यही थी दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था। एक ऐसी व्यवस्था जिसने तुर्की सैन्य शक्ति, फारसी प्रशासन और भारतीय स्थानीय व्यवस्थाओं को मिलाकर एक नया शासन मॉडल तैयार किया, जिसने आगे चलकर मुगल प्रशासन की नींव भी रखी। इतिहास की यही सबसे खास बात है दोस्तों। ये सिर्फ तारीखें नहीं होती, बल्कि इंसानों के फैसलों की कहानी होती है। अगर आपको लगा हो कि हिस्ट्री को ऐसे देखना
ज्यादा इंटरेस्टिंग और याद रहने वाला है तो वीडियो को सपोर्ट जरूर करना। और सच कहूं, ये वीडियो बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। इस एक वीडियो के पीछे पूरे 1 महीने की मेहनत लगी है। कई बार एक एक सीन को परफेक्ट बनाने में घंटों लग जाते हैं, ताकि जब आप हिस्ट्री पढ़ो तो वो सिर्फ बोरिंग चैप्टर न लगे, बल्कि एक रियल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगे। आपका एक लाइक, एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना, यही मोटिवेशन देता है कि हम आगे भी ऐसी और बड़ी हिस्टोरिकल सिनेमैटिक सीरीज लेकर आए। और हाँ दोस्तों, अब तैयार रहिए, क्योंकि अगला अध्याय और भी ज्यादा खतरनाक होगा। तोपों की गड़गड़ाहट के साथ हम लोग, यानी ये बाबर की सेना, भारत की ओर बढ़ रही है।